हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। सो इस सेशन में हम लोग कैट 2022 के स्लॉट 2 का जो डीआईएलआर सेक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। उसके जो सेट्स हैं वन बाय वन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट सेट। सो ये हमारे पास है। देखो, इन्फॉर्मेशन बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ 5 पॉइंटर्स हैं, ठीक है। और अगर हम देखें यहाँ इन्फॉर्मेशन गिवन क्या है कि एक स्पेशलिटी सुपरमार्केट जो है इट सेल्स 320 प्रोडक्ट्स। नाउ दीज प्रोडक्ट्स वर ईदर अ कॉस्मेटिक और अ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट एंड ईच ऑफ दीज प्रोडक्ट वर ईदर अ फॉरेन प्रोडक्ट और अ डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ईच ऑफ दीज प्रोडक्ट्स हैड एटलीस्ट वन ऑफ द टू अप्रूवल्स, एटलीस्ट वन, ईदर एफडीए और ईयू। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज समझो, यहाँ पे हमें ये गिवन है। पहली बात तो ये है कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो दो तरह के हैं, ठीक है ना। एक है हमारे पास कॉस्मेटिक और एक न्यूट्रिशन, वर ईदर, ठीक है ना। और इधर फॉरेन और डोमेस्टिक, मतलब कोई ऐसा नहीं हो सकता जो दोनों हो। पर जब अप्रूवल्स की बात आती है तो वहां पे एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट वन अप्रूवल। मतलब हो सकता है कोई प्रोडक्ट ऐसा हो जिसको एफडीए की अप्रूवल भी हो और यूरोपियन यूनियन की भी हो, तो दोनों की हो, ठीक है ना। तो एटलीस्ट वन का मतलब एक की भी हो सकती है अप्रूवल और दोनों की भी हो सकती है। और उसके बाद हमारे पास ये पॉइंटर्स हैं। तो देखो यहाँ पे ना इस सेट को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा इसको आप कह लो कि एक इंफॉर्मेशन को बाइफरकेट करते हुए जाना पड़ेगा और एक ट्री की फॉर्म में इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला अगर पॉइंट देखें, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है देयर वर इक्वल नंबर ऑफ डोमेस्टिक एंड द फॉरेन प्रोडक्ट्स। टोटल प्रोडक्ट्स हैं 320, इक्वल नंबर ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन है। तो अगर मैं ये बोलता हूँ यहाँ पे कि फॉरेन और डोमेस्टिक अगर दो हम पार्ट लेके चलें तो इक्वल नंबर है, दैट मीन्स फॉरेन भी 160 होगा और डोमेस्टिक का टोटल भी 160 होगा। अब फॉरेन में भी दो तरह के प्रोडक्ट हैं, एक है कॉस्मेटिक्स और एक है न्यूट्रिशन प्रोडक्ट। और डोमेस्टिक में भी दो तरह के यही प्रोडक्ट्स हैं, एक कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड है और एक न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। अब यहाँ पे एक चीज दी है दैट हाफ ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स वर एफडीए अप्रूव्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। चलो जी, ये बात की बात है। अब देखो यहाँ पे कॉस्मेटिक में क्या हो रहा है, कॉस्मेटिक में फॉरेन में जो कॉस्मेटिक है प्रोडक्ट जो हैं, अब इनमें क्या होगा, या तो ये एफडीए अप्रूव्ड होंगे या फिर ये यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो दोनों में होंगे, ठीक है। तो उनको हमने यहाँ पे ये दोनों वेन डायग्राम्स को हमने यहाँ पे इंसर्ट करवाया, क्योंकि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो दोनों से अप्रूव हों। तो थोड़ा सा इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। तो ये एफडीए का हो गया और ये यूरोपियन यूनियन का हो गया। सेम चीज यहाँ भी चलेगी, ठीक है। ये एफडीए का बन गया और ये बन गया यूरोपियन यूनियन का। सेम यहाँ भी होगा। और सेम चीज यहाँ भी आएगी। ठीक है। तो बेसिकली जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट फॉरेन वाले हैं, फॉरेन प्रोडक्ट जो हैं, उनमें से कुछ एफडीए अप्रूव हो सकते हैं, कुछ ईयू अप्रूव हो सकते हैं, कुछ दोनों से हो सकते हैं। ऐसे फॉरेन प्रोडक्ट जो न्यूट्रिशन बेस्ड है, ये कुछ एफडीए से हो सकते हैं अप्रूव, कुछ ईयू से हो सकते हैं और कुछ दोनों से भी हो सकते हैं। सेम गोज विद द डोमेस्टिक आल्सो। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ बोला गया है दैट हाफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स वर एफडीए अप्रूव्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो हाफ ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स वर एफडीए अप्रूव्ड। अब पहली बात डोमेस्टिक की बात हो रही है, तो डोमेस्टिक की बात हो रही है तो 160 टोटल है, इसका हाफ कितना हो गया 80। तो जो 80 है वो हमारे पास कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, ठीक है। 80 जो है वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है। हाफ ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स और एफडीए अप्रूव्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हमारे पास ये 80 आएगी, ठीक है जी। यहाँ पे वैल्यू 80 आएगी एफडीए की। नन ऑफ द फॉरेन प्रोडक्ट्स हैड बोथ द अप्रूवल्स। तो फॉरेन प्रोडक्ट्स में किसी भी प्रोडक्ट के दोनों अप्रूवल्स नहीं थे।
अगर ये, इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, कॉमन कुछ नहीं है, और यहाँ पे भी कॉमन कुछ नहीं है। फॉरेन में जो फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं उनमें से किसी में भी दोनों अप्रूवल्स नहीं थे। While 60 domestic products had both the approvals, 60 domestic products, तो डोमेस्टिक में जो 60 प्रोडक्ट्स हैं उनमें दोनों अप्रूवल्स हैं। इसका मतलब अगर ये वैल्यू लेके चलूं और ये वैल्यू लेके चलूं, इन दोनों का जो टोटल है वो 60 है। ठीक है ना, डोमेस्टिक में 60 ऐसे प्रोडक्ट्स है जिनको दोनों अप्रूवल्स मिली हुई हैं, तो मतलब ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू का टोटल 60 है। अगर मैं मान लो इस वैल्यू को x मान लेता हूं, तो ये वाली वैल्यू 60 माइनस एक्स हो जाएगी। ये वैल्यू 60 माइनस एक्स बन जाएगी हमारी। ठीक है जी। नेक्स्ट कह रहा है देयर वर 140 न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स, हाफ ऑफ देम वर फॉरेन प्रोडक्ट्स। सो 140 टोटल न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है, उनमें से हाफ फॉरेन है, फॉरेन के हैं, मतलब 70 यहाँ पे है। अगर 70 फॉरेन के हैं तो 70 डोमेस्टिक होंगे। अब फॉरेन के टोटल 160 हैं, 70 न्यूट्रिशन के हैं, तो बाकी 90 ये वाले होंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी बाकी 90 ये वाले होंगे। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे ये वैल्यू कॉस्मेटिक का टोटल 90 है। ये जो सर्कल दिख रहा है मुझे, एफडीए वाला सर्कल, इस पूरे सर्कल का टोटल 80 दे रहा है मुझे, दे रखा है मुझे। ठीक है ना, इस पूरे सर्कल का जो टोटल है वो 80 दिया हुआ है। मतलब बाकी जो 10 होगा वो यहाँ होगा ना। इस वाले सर्कल का टोटल कितना है, ये 80 है। यहाँ से ये 80 है, टोटल ये 90 है, तो अगर ये 80 है तो बाकी 10 यहाँ आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ कितना बच गया बाकी, 80 माइनस एक्स। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 5। देयर वर 200 एफडीए अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स, देयर वर 200 एफडीए अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स, 70 ऑफ देम वर फॉरेन प्रोडक्ट्स। देखो अगर 70 फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं, आउट ऑफ 200 एफडीए अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स में से अगर 70 फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं, सो कहने से जो 130 होंगे, बाकी के 130 होंगे वो डोमेस्टिक वाले होंगे, वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, इसका मतलब 130 डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जो थे दे वर एफडीए अप्रूव्ड। सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में 130 एफडीए अप्रूव्ड है, जिनमें से 80 तो यहाँ पे हैं, तो बाकी 50 यहाँ पे होंगे। और मुझे इतना पता है कि इस वाले सर्कल का टोटल मुझे अब यहाँ पे मिल गया 50, और ये टोटल वैल्यू 70 है। इसका मतलब ये वैल्यू इतनी वैल्यू 20 आएगी, है ना, क्योंकि इस सर्कल का टोटल मुझे 50 मिल गया। यहाँ से क्यों मिला, क्योंकि 130 डोमेस्टिक, अगर 70 फॉरेन प्रोडक्ट्स को एफडीए अप्रूवल मिला हुआ है आउट ऑफ 200, टोटल 200 एफडीए जो अप्रूवल मिला है, जो एफडीए अप्रूवल मिला है वो टोटल 200 प्रोडक्ट्स को मिला है। उनमें से 70 जो है फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं, तो बाकी 130 डोमेस्टिक होंगे। उन 130 डोमेस्टिक में 80 डोमेस्टिक तो यहाँ पे हैं, वो ऑलरेडी हमें पता है। ठीक है ना, वो पता है हमें एज पर द पॉइंट नंबर 2। और अगर 130 में 80 यहाँ है तो बाकी 50 यहाँ होंगे। इसका मतलब इस वाले सर्कल का टोटल 50 है, और ये टोटल वैल्यू की कुछ 70 है, तो बाकी 20 यहाँ आएगा। ठीक है जी। एंड 120 ऑफ देम वर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, 120 कॉस्मेटिक है, राइट। अगर 120 कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं जिनको एफडी अप्रूवल मिला हुआ है, तो देखो यहाँ पे कॉस्मेटिक ये वाला है और कॉस्मेटिक ये वाला है। टोटल 120 कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को एफडी अप्रूवल मिला है। 120 कॉस्मेटिक यहाँ पे भी है, कॉस्मेटिक यहाँ पे भी है। तो इस 120 में से 80 कॉस्मेटिक तो यहाँ चले गए, 120 कॉस्मेटिक्स में 80 कॉस्मेटिक तो मेरे पास यहाँ पे चले गए। इसका मतलब बाकी जो 40 होंगे वो यहाँ होंगे। और क्योंकि यहाँ पे 0 है, बीच में कुछ भी नहीं है कॉमन, तो यहाँ पे वैल्यू 40 आनी चाहिए, क्योंकि कॉमन तो कुछ भी नहीं है। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसको एफडीए और ईयू दोनों की जो है अप्रूवल मिला हो। ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो गया। अब इस कॉस्मेटिक्स का टोटल 90 है, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं वापस यहाँ पे 70 फॉरेन प्रोडक्ट्स को एफडी अप्रूवल मिला हुआ है, 70 फॉरेन प्रोडक्ट्स को एफडी अप्रूवल मिला हुआ है। यहाँ से 70 में से 40 तो यहाँ चले गए जिनको एफडी अप्रूवल मिला है, बाकी बचे 30, वो 30 यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अब 30 यहाँ पे है तो यहाँ पे 30 होगा क्योंकि ये 0 है। ठीक है, और इसका टोटल 70 है, तो ये वैल्यू 40 बन जाएगी। सो हमने सारा फिल कर दिया, सिर्फ एक ये वाला पार्ट मिसिंग है, ये फिल नहीं हो पाया। तो अगर देखो इसका टोटल पूरे का 50 है, 50 है, तो 50 में से अगर मैं ये 60 माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये वैल्यू x माइनस 10 आएगी।
सो दिस वैल्यू इज x माइनस 10। तो ये हमने सारा फिल कर दिया। अब हम क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। ठीक है, देखो जितनी इंफॉर्मेशन थी वो हमने यूज कर ली। अब ये x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे नहीं निकाल पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी फॉरेन प्रोडक्ट्स वर एफडीए अप्रूव्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। फॉरेन प्रोडक्ट्स की में जाना है पहले हमें। देखो फॉरेन में जाना है, फॉरेन प्रोडक्ट्स में जाना है, फिर एफडीए में जाना है, फिर कॉस्मेटिक में जाना है, फिर एफडीए में जाना है। तो फॉरेन, कॉस्मेटिक, एफडीए, क्या वैल्यू आ रही है 40। ठीक है, फॉरेन प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक्स वाले जिनको एफडीए अप्रूवल मिला हुआ है उनका नंबर 40 है। ठीक है, तो पहले का आंसर बनेगा 40। नेक्स्ट, हाउ मेनी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स डिड नॉट हैव एफडीए अप्रूवल। ठीक है जी, एफडीए का अप्रूवल कितनों को नहीं है कॉस्मेटिक्स में। देखो 50 तो कॉस्मेटिक ये वाले हैं जिनको एफडी का अप्रूवल नहीं मिला हुआ, 50 तो ये हो गए। ठीक है, और कॉस्मेटिक यहाँ पे है 10 ये हो गए जिनको एफडी का अप्रूवल नहीं मिला हुआ। राइट, कॉस्मेटिक सिर्फ यही दो कैटेगरीज में आ रहा है। तो 50 ये है, 10 ये है, टोटल हो गया 60। तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन बनेगा मेरे पास 1 बनेगा। लेट्स सी द नेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डोमेस्टिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स दैट हैड बोथ अप्रूवल्स। सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में भी कॉस्मेटिक को देखना है जिनको दोनों अप्रूवल्स मिले हुए हैं। सो डोमेस्टिक कॉस्मेटिक दोनों अप्रूवल वाली वैल्यू x है। तो हमें x की रेंज निकालनी है कि x की रेंज क्या होगी। ठीक है, अब देखो एक चीज समझो, 80 माइनस एक्स वैल्यू यहाँ आ रही है, ये वैल्यू ऑब्वियसली बात है नेगेटिव तो होगी नहीं, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब x की वैल्यू 80 से छोटी होनी चाहिए। यहां से देखें तो x माइनस 10 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x की वैल्यू 10 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां से देख के लगता है कि ऑप्शन 2 बन जाएगा, लेकिन ध्यान रखो यहाँ पे 60 माइनस एक्स भी है। तो अगर 60 माइनस एक्स लेके देखेंगे तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो x लेस देन इक्वल टू 60 चाहिए। तो अगर इन दोनों रेंजेस को कंबाइन करूंगा तो अगर x 60 से नीचे होगा तो 80 से नीचे ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन अगर 80 से नीचे हुआ तो कोई जरूरी नहीं 60 से नीचे होगा। ठीक है, तो कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा कि x मेरा 10 और 80 के बीच में आएगा, 10 और 60 के बीच में आएगा। तो कम से कम 10 हो सकती है, मैक्सिमम 60 हो सकती है। सो ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। इसके लिए एक बार के लिए इसको रेज करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, देखो इसमें अब क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इफ 70 कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स डिड नॉट हैव यूरोपियन यूनियन अप्रूवल देन हाउ मेनी न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स हैड बोथ द अप्रूवल्स। चलो जी, 70 कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स डिड नॉट हैव द यूरोपियन यूनियन अप्रूवल, तो वो कौन कौन से हैं कॉस्मेटिक वाले देखने हैं जिनको यूरोपियन यूनियन की अप्रूवल ना हो। एक तो ये 40 है। ठीक है, यहाँ पे 40 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये 80 माइनस एक्स है। इतने प्रोडक्ट्स हैं जिनको, जो कॉस्मेटिक से हैं और जिनको यूरोपियन यूनियन की अप्रूवल नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है इनका नंबर 70 है, तो यहाँ से इक्वल टू 70 करोगे तो यहाँ से 120, एक्स की वैल्यू 50 आ गई। अगर एक्स 50 है, अब क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी न्यूट्रिशन प्रोडक्ट हैड बोथ द अप्रूवल्स। हाउ मेनी न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स हैव बोथ द अप्रूवल्स। देखो यहाँ से तो वैल्यू 0 है, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट की वैल्यू जिनको दोनों अप्रूवल मिले हैं फॉरेन कैटेगरी में तो 0 है, और डोमेस्टिक कैटेगरी में कितनी वैल्यू है 60 माइनस एक्स। ठीक है ना, यहाँ पे वैल्यू 60 माइनस एक्स है, तो हमें निकालना क्या है 60 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू 50 है तो 60 माइनस 50 करेंगे, आंसर विल बी 10। ऑप्शन 3 आपका आंसर बनेगा यहाँ पे। ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट में बोला गया है कि इफ 50 न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स डिड नॉट हैव यूरोपियन यूनियन अप्रूवल। 50 न्यूट्रिशन प्रोडक्ट को ये अप्रूवल नहीं है ईयू की, और कौन कौन से, हमें न्यूट्रिशन पे जाना है अब। ठीक है, एक तो 30 है जिनको ईयू की अप्रूवल नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे ये x माइनस 10 है जिनको ईयू की अप्रूवल नहीं है। सो 30 प्लस एक्स माइनस 10। ठीक है, इनका नंबर में दिया हुआ 50, दिस इज इक्वल टू 50, इट इज गिवन x प्लस 20, मेरे पास 50 हो गया, यहाँ से x की वैल्यू होगी 30। अब पूछा क्या है, हाउ मेनी डोमेस्टिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स डिड नॉट हैव द यूरोपियन यूनियन अप्रूवल। कितने डोमेस्टिक में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं जिनको यूरोपियन यूनियन की अप्रूवल नहीं है, तो कौन से हैं वो।
वो ये वाले 80 माइनस एक्स। तो हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, जो आंसर होगा वो हमारा वो होगा 80 माइनस एक्स। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 30 है, 80 माइनस 30 आंसर बन गया 50। सो लास्ट का आंसर बनेगा 50। सो देखो, अगर इस सेट की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन थी, देखो अगर मैं जो भी बात करूंगा वो एक्चुअल एग्जाम में जो टाइम प्रेशर हमारे पे है उसके ऊपर बात करूंगा। तो अगर तो देखो सेट पढ़ के ये समझ आता है कि आपको इस तरह से इसको बाइफरकेट करना है, फॉरेन और डोमेस्टिक को, फिर उनको आगे कैटेगराइज करना है कॉस्मेटिक्स और न्यूट्रिशन में, फिर फर्दर उनको एफडीए, अगर इतनी चीजें समझ में आती हैं या क्लिक कर जाती हैं, ठीक है, अगर ये चीजें क्लिक कर जाती हैं फिर तो ये डुएबल सेट है। बट अगर ये चीज क्लिक नहीं कर रही है तो फिर अगर सिंपल टेबल बनाने की कोशिश करोगे, देखो सिंपल टेबल बन जाता है इसके अंदर, वो भी बन जाता। सिंपल टेबल तब बनता अगर यहाँ पे एटलीस्ट वन ना लिखा होता, एग्जैक्टली वन होता। यकीन मानो, अगर यहाँ पे कोशिश करके देखना, अगर यहाँ पे एग्जैक्टली वन लिखा होता ना तो ये सेट बहुत ईजी था, ठीक है, फिर एक सिंपल टेबल बनना था, बहुत इजीली वैल्यूज फिट हो जाती वहां पे, राइट। तो क्योंकि एग्जैक्टली वन ऑफ द टू प्रूवर्स नहीं बोला था, एटलीस्ट वन बोला था, इसलिए इस तरह से बनाना पड़ा हमें। दूसरे फॉर्म में इसका टेबल नहीं बना सकते क्योंकि इसमें कुछ वैल्यूज कॉमन भी आ रही है एफडीए और ईयू के लिए। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड सेट। अब देखो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है एक बार समझ लो, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हम सिर्फ इस डायग्राम को लेके चलेंगे जिसकी जरूरत है, बाकी इन्फॉर्मेशन की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी इतना। सो समझ लेते हैं इसको एक बार कि एवरी डे अ विजय सप्लायर सप्लाइज विजेट्स फ्रॉम द वेयर हाउस डब्ल्यू। सो ये वेयर हाउस है टू 4 लोकेशंस, अहमदनगर ए है, विक्रमपुर बी है, चित्रचक सी है और डेक्कन पार्क डी है। The daily demand for the widgets in each location is uncertain and independent of each other. Demands and corresponding probability values, they are given against each location. जैसे A में 50 की डिमांड होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 40% है। तो A में 70 की डिमांड होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 60% है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। ऐसे विक्रमपुर में बात करें तो 40 विजिट्स की डिमांड होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 30% है। 60 विजिट्स की डिमांड होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 70% है, ठीक है। वही चीज एग्जांपल में यहाँ पे हमें दी है। The lines in the figure connecting the locations and warehouse represent the two-way roads connecting those places with the distance in kilometer shown besides the line. तो basically जो ये lines हैं, these are the two-way roads. तो आप W से warehouse से A भी जा सकते हो और A से W भी आ सकते हो। और ये जो डिस्टेंस है, these are in kilometers. The distance in both the directions along the road are equal. Obviously बात, अगर A to W डिस्टेंस 5 किलोमीटर है तो यहाँ से भी 5 किलोमीटर होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, every day the supplier gets the information about the demand values of the 4 locations and creates the travel route that starts from the warehouse and ends at a location. अब ये इंपॉर्टेंट है, जो ट्रेवल रूट है, जो रूट है वो वेयर हाउस से स्टार्ट होगा लेकिन एंड एक लोकेशन पे करेगा, एंड आके वापस वेयर हाउस पे नहीं करेगा, एक लोकेशन पे करेगा आफ्टर विजिटिंग ऑल द लोकेशंस एग्जैक्टली वंस, ठीक है। सारी लोकेशंस को एग्जैक्टली एक बार ही विजिट करना है, मतलब ऐसा नहीं कि डब्ल्यू से बी चले गए, फिर सी चले गए, फिर बी आ गए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो जिस लोकेशन पे एक बार चले गए दोबारा उस लोकेशन पे नहीं जाना। While making the route plan, the supplier goes to the location in the decreasing order of demand. मतलब जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा है सबसे पहले वहां जाएगा, फिर जिसकी डिमांड सेकंड नंबर पे आती है वहां पे सेकंड नंबर पे जाएगा, थर्ड नंबर पे आती है थर्ड पे जाएगा, एंड सो ऑन। एंड इफ देयर इज अ टाई फॉर द चॉइस ऑफ द नेक्स्ट लोकेशन, द सप्लायर विल गो टू द लोकेशन क्लोजेस्ट। अब मान लो किसी दो लेट्स से ए और डी दोनों की लेट्स से डिमांड आ गई 50-50 की, ठीक है, कि इसको भी 50 चाहिए और इसको भी 50 चाहिए, तो कहाँ जाएगा वो? यहाँ से जिसका डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम ए वेयर हाउस से डी का डिस्टेंस कम है तो वो डी पे जाएगा। तो जिसकी डिमांड कम है उस पर पहले जाएगा। अगर ये कब होगा? अगर जिसका डिस्टेंस कम है वहां पे पहले जाएगा। किस सिचुएशन में? जब दोनों ही लोकेशन से डिमांड सेम आ रही है। तो अगर दो लोकेशन से सेम डिमांड आ रही है तो जिसका डिस्टेंस कम होगा वहां पे जाएगा। Also, while creating the route, the supplier can go either follow the direct path and from one location to another if available, or he can take the path via the warehouse, ठीक है। तो मतलब अब अगर मान लो ए से डी जाना है तो ए से डी वो ऐसे भी जा सकता है डायरेक्टली, या फिर वो यहाँ से भी जा सकता है। ऐसे अगर ए टू बी जाना है
अगर ए टू बी जाना है तो ऐसे डायरेक्टली भी जाया जा सकता है, या फिर ए टू डब्ल्यू फिर डब्ल्यू से बी भी जाया जा सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है कैसे जाएगा। इफ बोथ पाथ्स आर अवेलेबल डायरेक्ट और वाया द वेयरहाउस, देन द सप्लायर विल चूज द पाथ विद द मिनिमम डिस्टेंस। अगर दोनों ही मेरे पास पाथ अवेलेबल है तो वो किसको चूज करेगा, जिसमें डिस्टेंस मिनिमम चल रहा है, ठीक है जी। तो ये हमारी सारी इंफॉर्मेशन है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। बेसिकली आपको सिर्फ यहाँ पे ये नोट करना है कि ये डिमांड्स हैं हर एक लोकेशन की, और ये डिस्टेंसेस हैं, ठीक है, और जिसकी डिमांड ज्यादा वहां पे पहले जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आ रहा है, इफ द लास्ट लोकेशन विजिटेड इज अहमदनगर, देन व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन द रूट। लास्ट लोकेशन विजिटेड इज अहमदनगर, लास्ट लोकेशन, इसका मतलब अहमदनगर की वैल्यू सबसे कम होनी चाहिए। अब अहमदनगर की दो वैल्यूज है 50 और 70, तो इसका मतलब अहमदनगर की वैल्यू जो है वो 70 तो नहीं हो सकती, ठीक है ना, क्योंकि अगर अहमदनगर की वैल्यू 70 लेके चलते हो तो ऑब्वियस ही बात है डी की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, डी की वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे डी की जो वैल्यू बढ़ जाए, सॉरी डी की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर आप ए की वैल्यू को 70 लेके चलते हो तो डी की वैल्यू उससे हर हाल में छोटी ही रहेगी, है ना। अगर आपने यहाँ पे ए को 70 ले लिया तो डी की वैल्यू हर हाल में यहाँ पे छोटी रहने वाली है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता इस बार के ए पे जाके वो लास्ट में जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ बोला गया कि अहमदनगर जो विजिट किया है वो सबसे लास्ट में किया है, तो इसका मतलब अहमदनगर की जो वैल्यू है वो 70 नहीं हो सकती किसी भी हाल में, क्योंकि उस केस में डी की वैल्यू उससे कम होगी, तो डी पे बाद में जाएगा, अहमदनगर पे पहले जाएगा वो। तो अहमदनगर की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 50, ठीक है जी। अब इसके बाद अगर अहमदनगर की वैल्यू 50 चल रही है तो ऑब्वियस ही बात है बी की वैल्यू 50 से नीचे नहीं हो सकती, क्योंकि अब ध्यान रखना बाकी सबकी वैल्यू से ऊपर जानी चाहिए। तो बी की वैल्यू 40 नहीं हो सकती, बी की वैल्यू 60 होगी, और सी की वैल्यू 70 100 जो मर्जी हो, ए से ऊपर ही है, तो ये तो 70 100 जो मर्जी आप ले सकते हो। लेकिन डी पे जाऊंगा तो डी की वैल्यू फिर से 50 नहीं हो सकती, डी की वैल्यू फिर से 30 ही लेनी पड़ेगी आपको। 50 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप डी को 50 लेके चलते हो तो उस केस में आ, यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा, यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा, पहली बात तो ये है कि डी की वैल्यू अगर यहाँ पे 30 लेके चलते हो आप, हाँ डी की वैल्यू 30 ले नहीं सकते, क्योंकि 30 लेंगे तो फिर डी सबसे कम हो जाएगा ना, तो डी की वैल्यू भी 50 लेनी पड़ेगी। और वैसे भी वेयर हाउस से डी का डिस्टेंस कम है और ए का डिस्टेंस ज्यादा है, तो पहले वो डी पे जाएगा एज कम्पेयर टू ए, ठीक है जी। अब ये हमारे पास इसका रूट बनता है, अगर सबसे लास्ट में उसको ए विजिट करना है तो ए की वैल्यू 50 होनी चाहिए, बी की 60, सी की 70 100 में से कुछ भी हो सकती है, और डी की वैल्यू भी 50 होनी चाहिए, डी की वैल्यू 30 नहीं हो सकती। अब देखो यहाँ पे रूट क्या बनेगा उसका, सबसे पहले उसको कहाँ जाना है, सी पे, तो वो वेरा हाउस से सी जाएगा, ठीक है, तो वो डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा 12 किलोमीटर का। अब सी से कहाँ जाएगा, नेक्स्ट हाईएस्ट जो वैल्यू बी की है, ठीक है, अब बी जाएगा वो, तो 4 किलोमीटर यहाँ जाएगा बी, 4 किलोमीटर ये आ गए। अब बी से कहाँ जाएगा वो, बी से अब वो डी जाएगा, ठीक है ना, बी से अब वो डी जाएगा। देखो अब देखने में एक बार लगता है कि वो यहाँ से भी जा सकता है, ठीक है, और यहाँ डायरेक्ट भी जा सकता है, बट क्योंकि वो उसको डी जाना है और डी के लिए शॉर्टेस्ट रूट को जो पढ़ रहा है वो 10 + 2 12 ये वाला पढ़ रहा है, यहाँ से जाएगा तो 6 + 8 14 हो जाएगा, है ना। तो बेटर क्या रहेगा उसके लिए, ये वाला रूट पकड़ना। और वैसे भी उसको ए सबसे लास्ट में जाना है, तो वो इस तरफ से नहीं जा जाएगा, अगर यहाँ से जाएगा फिर वापस ए आएगा तो ए पे वो 2 बार जाएगा, तो यहाँ से यहाँ जाएगा 10 और 2, ठीक है, 12 ये बन गया उसके पास, 10 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, और अब वापस उसको डी से ए जाना है। देखो अभी तक का सम कितना बन चुका है देखा जाए तो 12 + 4 ये हो गया, +10 ये हो गया, +2 ये हो गया, ठीक है। अब डी से ए जाना है तो 8 भी हो सकता है, लेकिन अगर सोचो अगर डी से वो वेयर हाउस जाके ऐसे जाता है तो वो 2 + 5 7 किलोमीटर जाएगा, तो ये डिस्टेंस कम होगा, डी से डब्ल्यू और डब्ल्यू से ए जाना, इसमें 7 किलोमीटर लगेंगे, जबकि डायरेक्ट डी से ए जाने में 8 किलोमीटर लगेंगे इसको। तो इसको ऐड करेंगे टोटल बनेगा 35। सो टोटल डिस्टेंस में जो ट्रेवल होगा वो 35 किलोमीटर का होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब कह रहा है टोटल नंबर ऑफ विजिट्स डिलीवर्ड इन अ डे इज 250 यूनिट्स, देन व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन द रूट। देखो 250 टोटल जो विजिट्स हैं वो डिलीवर हुई हैं। अब 250 अगर हम वैसे चेक करेंगे ना तो हिट एंड ट्रायल से तो बहुत लेंदी जाएगा, बहुत ज्यादा केसेस बन सकते हैं हिट एंड ट्रायल में। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखो ABCD है ना, मिनिमम वैल्यू क्या इनकी आ सकती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या इनकी आ सकती है, वो चेक कर लेते हैं। ए की मिनिमम वैल्यू जो चाहिए 50 हो सकती है, ठीक है, और बी की मिनिमम जो है वो 40 हो सकती है, सी की मिनिमम वैल्यू 70 हो सकती है, और डी की 30 हो सकती है। इनको ऐड करेंगे तो 190 आता है। मैक्सिमम देखेंगे तो मैक्सिमम कितना आ रहा है, 70 60, ठीक है, 70 60 100 और 50, तो ये होता है 280। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 250, हमें चाहिए 250 यूनिट्स, मतलब मुझे 280 को 30 से डिक्रीज करना है। अब डिक्रीज करने के लिए क्या करोगे, वैल्यूज को इंटरचेंज ही कर सकते हो ना, और तो कुछ नहीं कर सकते, है ना, इन वैल्यूज को इंटरचेंज ही कर सकते हो। अब देखो अगर मैं ए की वैल्यू को इंटरचेंज करूंगा तो वैल्यू सिर्फ 20 से डिक्रीज करेगी। मान लो यहाँ पे 70 कर दूं, मैं यहाँ पे 50 कर दूं, तो टोटल जो है 20 से डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे 260 बनेगा, मुझे चाहिए 280। तो मुझे 30 का डिक्रीज करना है, जो यहीं पे हो सकता है, अगर 100 यहाँ ले जाऊं और 70 यहाँ ले जाऊं, तो 70 + 60 + 70 + 50, ये आपका 280 बन जाएगा, ठीक है। 260 सॉरी, है ना, बनेगा। अब देखते हैं, अगर यहाँ पे मैं 70 कर दूं, ए की मैक्सिमम 70 है, बिल्कुल जी 60 है, सी की 70, अब बन तो रहा है, क्या हो गया ना, 250 तो चाहिए, ठीक है, 250 चाहिए हमें यहाँ पे, तो 70 यहाँ पे कर दो, तो 70 + 60 + 70 + 50 250 बन जाएगा मेरे पास। इसका मतलब ए की रिक्वायरमेंट 70 की होगी, बी की रिक्वायरमेंट 60 की होगी, सी की रिक्वायरमेंट 70 की होगी, और डी की रिक्वायरमेंट 50 की होगी, ठीक है, तब हमारे पास ये 250 बन जाता है, राइट जी। अब इस केस में हमें टोटल किलोमीटर पूछे गए हैं, तो सबसे ज्यादा वैल्यू जो चल रही है वो ए की चल रही है और सी की चल रही है। अब ए और सी में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ए का है, तो पहले वो ए की तरफ जाएगा, तो 5 किलोमीटर यहाँ जाएगा और 5 किलोमीटर वापस आएगा, तो 10 किलोमीटर ये बन गए। फिर वो सी जाएगा 12 किलोमीटर। अब सी से जाएगा वो बी, सी से जाएगा वो बी, ठीक है, तो उसके लिए 4 किलोमीटर और बनेंगे। अब बी से जाएगा वो डी, ठीक है, अब डी जाने के लिए वो ए के थ्रू नहीं जाएगा, वो यहीं से जाएगा, तो 12 किलोमीटर और आगे। तो ये कितना हो गया, 22 22 और 4 26 और 38, तो टोटल बन गया 38। तो इसका आंसर बनेगा 38। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, थर्ड वन। अब थर्ड में 260 है, सब कुछ वही है। अब कह रहा है व्हाट इज द चांस दैट द टोटल नंबर ऑफ विजिट्स डिलीवर्ड इन अ डे इज 260 यूनिट्स एंड द रूट एंड्स एट बिक्रमपुर। रूट एंड्स एट बिक्रमपुर चाहिए हमें, राइट, बी पे रूट एंड होना चाहिए, तो बी की वैल्यू सबसे कम आनी चाहिए, और टोटल यूनिट जो आनी चाहिए 260 आने चाहिए। देखो अब वापस यहीं पे आते हैं जो अभी हमने किया है, यहाँ पे फिर बात वही है। अगर ये सिचुएशन लेके चलता हूँ तो 190 और 280 है, 280 मेरी मैक्सिमम वैल्यू बनती है, मुझे 260 पे लेके आना है, मतलब अब मुझे इस बार 20 कम करना है। तो 20 कम कहाँ पे होगा, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, राइट, दोनों हर जगह 20 हो सकता है कम। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, अगर पॉसिबिलिटीज देखें हम ABCD की, तो पहले केस में लेट से हमने ए को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, लेट से हमने ए को इंटरचेंज कर दिया, ए आ गया 50, बाकी को हमने इंटरचेंज नहीं किया, ये 60 है, ये 100 है, और ये 50 है। सेकंड केस में लेट से हमने बी को इंटरचेंज कर दिया, तो ए 70 वही रहेगा, बी इंटरचेंज हो गया तो 40 हो गया, फिर 100 और फिर 50। फिर सी को इंटरचेंज कर, सी तो इंटरचेंज करना ही नहीं है क्योंकि इस केस में तो वैल्यू 30 से कम होगी। फिर डी को इंटरचेंज करते हैं, तो ए की वैल्यू 70 है, बी की 60 है, और डी को इंटरचेंज, सी 100 है और डी को इंटरचेंज किया तो 50 हो गया। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है दैट द रूट शुड एंड एट बिक्रमपुर, रूट जो है बिक्रमपुर पे एंड होना चाहिए। इसका मतलब बिक्रमपुर में जो रिक्वायरमेंट है सबसे कम होनी चाहिए।
तो वो सिर्फ सेकंड केस में बन रही है, सिर्फ सेकंड केस है जहां पे विक्रमपुर में रिक्वायरमेंट सबसे कम है 40। तो इसका मतलब पहले दो केस हमारे रिजेक्ट हो जाएंगे। केस क्या बनेगा, सिर्फ एक केस बनेगा हमारे पास कि ए पे 70 की रिक्वायरमेंट है, बी पे है 40 की रिक्वायरमेंट, सी पे 100 की रिक्वायरमेंट है, डी पे 50 की रिक्वायरमेंट है। अब क्वेश्चन कह रहा है कितनी प्रोबेबिलिटी है इस चीज की, क्या चांसेस है। ठीक है, अब ए पे 70 की रिक्वायरमेंट हो, इसके 60% चांसेस हैं। बी पे 40 की रिक्वायरमेंट हो, इसके 30% चांसेस हैं। सी पे 100 की रिक्वायरमेंट हो, इसके 70% चांसेस हैं। और डी पे 50 की रिक्वायरमेंट हो, इसके 60% चांसेस हैं। तो ओवरऑल हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 18 6 108 756 7.56%। ठीक है, तो ये 7.56% बनेगा मेरे पास। नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द फर्स्ट लोकेशन विजिटेड फ्रॉम द वेयर हाउस इज अहमदनगर, देन व्हाट इज द चांस दैट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन द रूट इज 40 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पे ना ये क्वेश्चन, पहली बात तो ये अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों को देखें तो यहाँ भी चांसेस पूछे, यहाँ भी चांसेस पूछे। ठीक है, लेकिन जो पहला ये वाला क्वेश्चन था ये डायरेक्ट था हमारे पास, ये एक तरह से टोटल प्रोबेबिलिटी का डायरेक्ट क्वेश्चन था। लेकिन जो अगला क्वेश्चन है ना वो बेसिकली आप ये मान के चलो उसने आपको यहाँ पे डिस्टेंस 40 किलोमीटर का दे दिया। चलो एक बार पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले केस बना के देखते हैं कैसे बनेगा ये। फर्स्ट लोकेशन विजिटेड इज अहमदनगर। ठीक है जी, सबसे पहले अहमदनगर गए। सो व्हाट इज द चांस दैट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन द रूट इज 40 किलोमीटर। देखो अगर पहली लोकेशन अहमदनगर की है, ठीक है, तो इसका मतलब अहमदनगर की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, तो अहमदनगर की वैल्यू 70 होनी चाहिए, 50 नहीं हो सकती, क्योंकि 50 लेके चलोगे तो सी की वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, सो अहमदनगर की 70 है। अब इसके बाद जो सी है ना उसी की वैल्यू आएगी कि इनकी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 60 है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 50 है, तो ए के बाद सी आएगा। ठीक है, उसके बाद बी या डी किसी भी ऑर्डर में आ सकता है, वो बी डी भी हो सकता है या वो डी बी भी हो सकता है। ठीक है ना, उसके बाद बी डी भी हो सकता है, डी बी भी हो सकता है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है हमें क्या चाहिए, हमें 40 किलोमीटर का रूट बनाना है। हमें जो रूट बनाना है वो बनाना है 40 किलोमीटर का। देखो अगर ए और सी लेके चलेंगे तो पहले ए जाएगा, अहमदनगर पहले जाएगा क्योंकि उसमें डिस्टेंस कम है। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो गया, 5 किलोमीटर इधर हो गया, 5 किलोमीटर इधर हो गया, 10 हो गया। और फिर वेयर हाउस में वापस आके सी गया, 12 और हो गया। तो यहाँ तक अभी तक 22 किलोमीटर तो हम कवर कर चुके हैं, हमें अभी और 18 किलोमीटर कवर करने हैं। अब देखो यहाँ पे ना उसने पहले बोल दिया कि क्या क्या चांस है कि जो रूट कवर हुआ है वो 40 किलोमीटर का हुआ है। अब देखो रूट तो कुछ भी कवर हो सकता है, रूट तो बी और डी में से कुछ भी, बी और डी जाने के लिए कुछ भी कवर हो सकता है। ठीक है ना, तो अब बी और डी में क्या पॉसिबिलिटीज है, बी और डी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। देखो बी और डी में पॉसिबिलिटीज ये हैं कि मान लो बी की रिक्वायरमेंट 40 की है, डी की 30 की है। ठीक है, या फिर बी की 40 की है, डी की 50 की है, या फिर बी की 60 है, डी की 30 है, या बी की 60 है, डी की 50 है। राइट, यही पॉसिबिलिटीज हैं। अब इस केस में अगर बी की रिक्वायरमेंट 40 की होती है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ में एंड ये नहीं बोला कि एंड कहाँ करना है, एंड बी भी हो सकता है, एंड डी भी हो सकता है, कहीं भी एंड हो सकता है। उसने सिर्फ ये बोला है कि अहमदनगर से स्टार्ट करना है, फर्स्ट जो लोकेशन अहमदनगर होनी चाहिए, टोटल डिस्टेंस 40 किलोमीटर कवर हो, इसकी क्या क्या चांसेस हैं इसके। तो डिस्टेंस यहाँ आउटपुट मुझे पहले से पता है। ठीक है ना, मुझे आउटपुट पहले से पता है। अब उसके बाद में बात करते हैं। अगर देखो 40 30 लेके चलते हो तो ऑब्वियसली बात है 40 पहले आएगा 30 से, तो सी से फिर बी जाना पड़ेगा, फिर हम डी जाएंगे। तो यहाँ से बी जाने का मतलब है 4 किलोमीटर जाएंगे, और फिर आगे 12 और जाएंगे। 22 हम पहले जा चुके थे, +4 + 12 करना है। सो ये बन गया 38, ये सिर्फ 38 किलोमीटर बन रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, डी पहले जाना पड़ेगा, तो सी से डी जाएंगे, सी से डी जाएंगे तो यही रूट चल रहा है 6 किलोमीटर का, और फिर डी से बी जाएंगे तो 12 किलोमीटर और होगा। इस केस में बन रहा है 40। ठीक है ना, और इस इन दोनों केसेस में फिर बी पहले जाना पड़ेगा, डी बाद में जाएंगे, तो इन दोनों केसेस में फिर से ऊपर वाली सिचुएशन ही बनेगी, 4 + 12 वाली, इसका भी 38 बनेगा, और इस केस में भी 38 ही बनेगा। अब देखो उसने ये नहीं बोला कि एंड कहाँ पे करना है, पहली बात तो ये एंड कहाँ पे करना है ये नहीं बोला, एंड बी पे भी हो सकता था, एंड डी पे भी हो सकता है।
एंड बी पे भी हो सकता है, एंड डी पे भी हो सकता है। इसका मतलब जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है वो 38 भी हो सकता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड 40 भी हो सकता है। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा ये है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो डिस्टेंस कवर हुआ है 40 किलोमीटर का हुआ है, तो मतलब आउटपुट मुझे पहले दे दिया है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन ना, ये एक तरह से आप कह सकते हो कि ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिकली बेस्ड है बेस थ्योरम पे, जहां आपको आउटपुट पहले पता है। अब होने को ये भी हो सकता है, होने को ये भी हो सकता है, होने को बी और डी में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है ना। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, अगर पहले की मैं बात करूं तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है। हाँ जी, बी पे 40 आने की प्रोबेबिलिटी 30% है, और डी पे 30 आने की प्रोबेबिलिटी 40% है। तो इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो बनेगा 12%। तो 12% टोटल हो गया यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ हो जाएगा 30% इंटू बी, डी पे 50 आने की प्रोबेबिलिटी 60% है, इंटू 60%, तो 18% ये हो गया। प्लस ऐसे यहाँ पे बी पे 60 आने की प्रोबेबिलिटी 70% है, इंटू डी पे कितना चाहिए अब हमें, 30 चाहिए, 30 की प्रोबेबिलिटी 40% है, तो 70 इंटू 40 28% हो गया ये वाला। ऐसे ही अगले केस में बनेगा 70 इंटू 60। ठीक है, ये बन गया 42%। तो ये तो टोटल बन गया मेरे पास, राइट, टोटल 100% प्रोबेबिलिटी बन गई। अब हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है, हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि वो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस बने। जो हमें चाहिए वो 40 किलोमीटर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एंड नहीं दिया कि एंड कहाँ होना चाहिए, एंड कहीं भी हो सकता है। ठीक है, एंड बी भी हो सकता है, एंड डी भी हो सकता है, तो 38 भी बन सकता है, 40 भी बन सकता है। क्वेश्चन कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है 40 बनेगा, राइट। तो आउटकम मुझे पहले से पता है। मुझे जो चार केसेस हैं उनमें से, देखो जो चार पहले केसेस चल रहे हैं उनमें से देखना है कि कहाँ पे 40 बन रहा है बेसिकली। तो टोटल प्रोबेबिलिटी मेरी बन रही है ये वाली, और हमारा जो रिक्वायर्ड वैल्यू है, हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू ये वाली चल रही है। ठीक है ना। तो यहाँ बनेगा तो कितना बन रहा है, 30% इंटू 60%, ये 18% बना था। ये मेरा अ, जो है रिक्वायर्ड वैल्यू, या जिसको कहते हैं हम फेवरेबल केस बन रहा है यहाँ पे। तो 18/100, तो ये बन गया टोटल 18%, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो बनना चाहिए वो 18% बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑलरेडी आउटकम पता थी कि 40 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो बनना चाहिए। क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी, डिस्टेंस कुछ भी बन सकता था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में कह रहा है इफ अहमदनगर इज नॉट द फर्स्ट लोकेशन टू बी विजिटेड इन द रूट एंड द टोटल रूट डिस्टेंस इज 29 किलोमीटर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल नंबर ऑफ विजिट्स डिलीवर्ड ऑन दैट डे। अब देखो ये क्वेश्चन वैसे हम करेंगे ना बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, केसेस बना के देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। पहले तो जितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है बना लेते हैं, ठीक है। फिर उनमें से जितनी एलिमिनेट होंगे उनको एलिमिनेट कर देंगे। अब क्या है, अहमदनगर इज नॉट द फर्स्ट लोकेशन। ठीक है जी, अहमदनगर पहली लोकेशन नहीं है। अगर अहमदनगर पहली लोकेशन नहीं है, अहमदनगर की वैल्यू क्या हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है। अगर मैं कहता हूं कि अहमदनगर की वैल्यू 70 है, अहमदनगर की रिक्वायरमेंट 70 है, ठीक है, और वो फर्स्ट लोकेशन नहीं होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है फर्स्ट लोकेशन फिर क्या होगी, फर्स्ट लोकेशन या तो बी होगी या फिर डी होगी। दोनों में से कोई एक होगी। हमने अहमदनगर को 70 ले लिया, उस केस में फर्स्ट लोकेशन, सॉरी, अहमदनगर फर्स्ट लोकेशन नहीं होनी चाहिए, माई मिस्टेक, अहमदनगर फर्स्ट लोकेशन नहीं होनी चाहिए। तो अहमदनगर को हम 70 अगर लेते हैं तो ये मैक्सिमम वैल्यू बन रही है अमंग ए बी एंड डी। ये मैक्सिमम वैल्यू बन रही है अमंग ए बी एंड डी। लेकिन अगर ये मुझे फर्स्ट लोकेशन नहीं लेके जाना ही है, तो इसका मतलब सी की वैल्यू जो है वो 100 होनी ही पड़ेगी। सी को हमें 100 रखना ही पड़ेगा। अगर ए को मैं 70 लेके चलता हूं तो सी की वैल्यू 100 होनी ही पड़ेगी। उसी केस में ए जो है फर्स्ट लोकेशन नहीं बनेगी। अगर सी को मैं यहाँ पे 70 ले लेता हूँ, उस केस में ए जो है बी और डी से तो वैसे ही ज्यादा है हर हाल में। तो सी से उसका डिस्टेंस, वेयर हाउस का डिस्टेंस सी से ज्यादा है एज कम्पेयर टू ए, तो सबसे पहली लोकेशन ए बन जाएगी। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। अगर ए की वैल्यू 70 है तो सी की वैल्यू डेफिनेटली 100 ही होगी। ठीक है, अब इनका जो टोटल बनता है विजिट्स का, वो 170 बन गया। अब बी और डी में क्या पॉसिबिलिटीज है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया वही चीज यहाँ पे आएगी। बी और डी में क्या पॉसिबिलिटीज है, 40-30 भी हो सकता है, 40-30 भी हो सकता है, ठीक है, 40-50 भी हो सकता है, 60-30 भी हो सकता है, और 60-50 भी हो सकता है।
तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे टोटल विजिट्स की? देखो अभी हमने 29 किलोमीटर वाला जो है वो जो उसकी कंडीशन थी वो हमने अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं करी है यहाँ पे। हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि कितनी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। आपको अभी क्वेश्चन में उसने ये बोला है विच द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल नंबर। इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि आंसर तो एक ही बनेगा अमंग द गिवन 4 ऑप्शंस। अगर ये 170 है, यहाँ 40 है, 30 है, तो देखो इनका टोटल बन गया 70। तो 170 विजिट्स ये होगी, 40 + 30 70 ये होगी, इनका टोटल करेंगे 240 बनेगा। ठीक है, सबको अगर ऐड कर देंगे 240 बनेगा। 170 + 40 + 30, 170 + 40 + 50 करेंगे 90 करेंगे तो ये 260 बनेगा। यहाँ भी 260 बनेगा और यहाँ बनेगा 110 करेंगे 280। अब आप ऑप्शन में देखोगे तो 240 भी नहीं है, 260 भी नहीं दे रखा, 280 भी नहीं दे रखा। इसका मतलब इस केस के अंदर कुछ भी नहीं बन रहा, इनमें से कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे डिस्टेंस को चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि 29 किलोमीटर का डिस्टेंस बना कि नहीं बना, वो चेक करने की जरूरत ही नहीं है हमें। ठीक है, उसको छोड़ दो। तो इसका मतलब ए की वैल्यू 70 नहीं बन सकती, राइट जी? ए की वैल्यू 70 नहीं बन सकती। चलो अब इसको हटा देते हैं। यहाँ भी 60 + 30 40 50 दोनों का टोटल 90 बनता है। चलो रखना रख लो अभी एक बार के लिए। अब ए की वैल्यू 50 बन सकती है, बन सकती है। अगर ए की वैल्यू 50 होगी, अगर ए की वैल्यू 50 होगी तो सी को आप 70 ले लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सी की वैल्यू की ए से ज्यादा है तो ए पहली लोकेशन तो नहीं बनने वाला। अब इनका टोटल बन गया 120। अगेन 120 + 40 + 30 करेंगे तो 190 होगा। ठीक है, यहाँ पे 90 ऐड करेंगे तो 210 होगा, ये भी 210 होगा, और यहाँ पे होगा मेरे पास 110 करेंगे तो 230 बनेगा। अब इनमें देखें तो 210 ऑप्शन में है। ठीक है, 210 ऑप्शन में है, लेकिन 190 और 230 नहीं है। तो ये इसका मतलब 190 230 वाला केस यहाँ से भी खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। ये 50 है तो ये 100 भी हो सकता है, सी की वैल्यू 100 भी पॉसिबल है ना। अगर ए 50 है तो सी की वैल्यू 100 भी पॉसिबल है, तभी उस केस में पहले सी पे जाएंगे। यहाँ टोटल हो गया 150। तो 150 टोटल का मतलब ये हो गया कि अब 150 प्लस ये 40 + 30 करेंगे, यहाँ पे 70 करेंगे तो 220 बनेगा। ये अगला केस कर रहा हूँ, सेकंड केस। तो 220 भी पॉसिबल है, ये यहाँ दे रखा है ऑप्शंस में। 150 + 90 करेंगे तो 240 बनेगा, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। यहाँ भी 240 बनेगा, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। यहाँ 110 है तो 260 बनेगा, ये भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। तो इसका मतलब दो ही वैल्यू पॉसिबल बन रही है, एक 210 और एक 220। ऑप्शन में से 210 और 220 ही दो वैल्यूज हैं जो पॉसिबल है। अब देखो अब कौन सी वैल्यू यहाँ पे आएगी, 210 आएगी या 220 आएगी? आंसर थर्ड तो फोर्थ तो है ही नहीं है, या तो आंसर फर्स्ट होगा या सेकंड होगा। अब किसको चूज करना है वो डिपेंड करता है किसमें जो डिस्टेंस है 29 किलोमीटर का बनता है। अब देखो 210 चेक करने जाएंगे ना, दो वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि बी और डी की दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक 40-50 की भी है और एक 60-30 की भी है। तो यहाँ पे दो वैल्यूज चूज करनी पड़ेंगी। तो इसको चूज करने से अच्छा है कि आप 220 को चूज कर लो। अगर 220 में बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो फिर आंसर 210 बन जाएगा। 220 में एडवांटेज ये है कि हमें एक ही वैल्यू चूज करनी पड़ेगी, बी की 40 और डी की 30। तो फाइनली मेरे पास मैं सिर्फ 220 को चेक कर रहा हूँ। अगर ये बन गया तो इसको मार्क कर देंगे, नहीं तो फिर 210 तो बनेगा बनेगा। ए सी बी डी, उल्टा लिखते हैं, ए बी सी डी। ए की रिक्वायरमेंट 50 की है, बी की रिक्वायरमेंट अगर 220 चाहिए तो यहाँ से बी की रिक्वायरमेंट 40 की है, सी की 100 की है और डी की रिक्वायरमेंट 30 की है। सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किसकी है? सी की। तो पहले 12 किलोमीटर यहाँ जाना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा ए पे, तो फिर 12 वापस गए, 24 ये हो गया। फिर ए पे गए तो 5 और हो गया, तो 24 + 5 29 किलोमीटर तो यही बन गए। जबकि अभी हम सिर्फ सी वेयर हाउस से सी और सी से वापस वेयर हाउस और ए ही गए हैं। अभी बी और डी तो ट्रेवल करना है। ठीक है, तो 29 किलोमीटर तो यही बन गया। इसका मतलब ऑल्दो 220 पॉसिबल तो है नंबर ऑफ विजिट्स, लेकिन उससे डिस्टेंस 29 किलोमीटर का नहीं बनेगा। तो 220 भी मेरा आंसर नहीं होगा। सो आई कैन सेफली नाउ से दैट द आंसर वुड बी ऑप्शन 1 which is 210 विजिट्स। So I hope this set is clear to all. Now let's move to the next one. So यहाँ पे देखो, अब ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है दैट a few salesmen are employed to sell a product called Trick among the households in various housing complexes.
On each day a salesman is assigned to visit one housing complex. Once a salesman enter the housing complex he can meet any number of households. ठीक है जी, तो कुछ सेल्समैन है, ठीक है, उनको एक प्रोडक्ट सेल करना है अमंग द हाउसहोल्ड्स, किसी भी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर वो जाते हैं, ठीक है। जब वो किसी भी सेल्समैन को जब हाउसिंग कॉम्प्लेक्स मिल गया तो वहां पे वो कितने भी हाउसहोल्ड्स को, कितने भी घरों में जा सकता है। However, if a household makes a complaint against the salesman, then he must leave the housing complex immediately and cannot meet any other household on that day. तो किसी ने कंप्लेंट कर दी तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है, हाउसहोल्ड अपनी हाउसिंग सोसाइटी को छोड़ना पड़ेगा उसको। A household may buy any number of ticket items or may not buy any of them. ठीक है जी, सेल्समैन नीड टू रिकॉर्ड अ टोटल, बाकी ये सारी कहानी है हमारे पास। जो सेल्समैन है वो 3 है, टोहरी, होकली और लाहौर, और उनकी 2 दिन की जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास यहाँ 5 पॉइंट्स में दे रखी है। दैट ओवर द 2 days ऑल द 3 ऑफ देम मेट द सेम टोटल नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स। सो ओवर द 2 days, 2 दिन में तीनों ने सेम नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स को विजिट किया। टोटल नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स तीनों के लिए सेम थे। एंड ईच ऑफ देम सोल्ड द टोटल ऑफ 100 आइटम्स। तो हर किसी ने 100 आइटम्स सेल किए हैं, लेकिन कितने हाउसहोल्ड्स में गए हैं वो नहीं पता, ठीक है। पर इतना पता है कि जो हाउसहोल्ड्स थे दे वर इक्वल इन नंबर्स सबके लिए। On both days Lahore met the same number of households and sold the same number of items. Now let's make a table here first of all, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। जितना हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पे 1 by 1 फिल करते जाएंगे। So over the 2 days, चलो ये तो हमें समझ आ गया, ठीक है। सेम नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स हैं और ईच ऑफ देम सोल्ड अ टोटल ऑफ 100 आइटम्स। On both days, Lahore met the same number of households and sold the same number of items. अब देखो उसने आइटम्स तो 100 सेल किए हैं, लाहौर की बात करें तो, ठीक है ना। एंड ऑन बोथ डेज ही सोल्ड द सेम नंबर ऑफ आइटम्स। इसका मतलब यहाँ भी वैल्यू 50 होगी और यहाँ की वैल्यू भी 50 होगी, ठीक है ना। टोटल 100 उसने आइटम सेल किए हैं और उन 100 आइटम्स में दोनों दिन उसने सेम नंबर ऑफ आइटम सेल किए हैं, तो यहाँ 50 होगा, यहाँ भी 50 होगा। अब हाउसहोल्ड्स कितने हैं वो नहीं पता। लेट्स से यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो टोटल हो गए 2x। इसका मतलब हर किसी ने रोज 2x हाउसहोल्ड्स को ही विजिट किया है। Hockley could not sell any item on the second day because the first household he met on that day complained against him. इसका मतलब सेकंड डे वो सिर्फ एक ही हाउसहोल्ड पे गया, उसने कंप्लेंट कर दी, वो बाहर हो गया, उसने कोई आइटम सेल नहीं करी। तो उसकी सारी सारी 100 आइटम्स डे 1 पे सेल हुई थी। और क्योंकि यहाँ पे बोला गया है दे visited the same total number of households on 2 days, तो अगर लाहौर ने टोटल 2x हाउसहोल्ड्स में विजिट किया है तो होकली ने भी 2x हाउसहोल्ड्स में विजिट किया होगा। सो अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पे कितना होगा 2x - 1। नेक्स्ट कह रहा है टोहरी मेट 30 मोर हाउसहोल्ड्स ऑन द सेकंड डे देन ऑन द फर्स्ट डे, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे उसने a हाउसहोल्ड्स को विजिट किया तो यहाँ पे उसने a + 30 को किया। सेकंड डे उसने 30 ज्यादा हाउसहोल्ड विजिट किए देन द फर्स्ट। अब मुझे इतना पता है कि a + 30 की जो वैल्यू होगी वो 2x होगी। हम इसको क्यों 2 वेरिएबल में लेके चलें, इसको सिंगल वेरिएबल ही रखते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया 2a + 30 = 2x। तो यहाँ से 2a की वैल्यू आ गई 2x - 30, a की वैल्यू आ गई यहाँ से x - 15, ठीक है। a की वैल्यू x - 15 आ गई, तो यहाँ पे a आ गया x - 15, ये x - 15 है, और यहाँ पे a + 30 करेंगे तो ये x + 15 हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसके बाद Tohri's success rate was twice that of Lahore's on the first day and it was 75% of Lahore's on second day. अब सक्सेस रेट कैसे डिफाइंड है? सक्सेस रेट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आइटम सोल्ड टू द नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स मेट। तो सक्सेस रेट क्या है? जितनी आइटम सेल की डिवाइड बाय जितने हाउसहोल्ड में गया, ठीक है ना। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड टू द नंबर ऑफ हाउसहोल्ड मेट, तो ये सक्सेस रेट है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि टोहरी का जो सक्सेस रेट था वो लाहौर से पहले दिन डबल था। तो लाहौर का फर्स्ट डे कितना है? अगर मैं लाहौर की बात करूं तो लाहौर का फर्स्ट डे पे सक्सेस रेट कितना है? हाँ जी, लाहौर ने कितने आइटम सेल किए? 50, और कितने हाउस होल्ड पे गया वो x। तो टोहरी का सक्सेस रेट जो होगा वो इससे डबल है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो टोहरी का सक्सेस रेट होगा फर्स्ट डे पे वो इसका डबल, मतलब वो 100/x होगा।
एंड इट वाज 75% ऑफ लाहौर ऑन सेकंड डे। देखो लाहौर का तो दोनों दिन सेम ही रहेगा क्योंकि उसने सेम नंबर ऑफ हाउस होल्ड विजिट किए, सेम नंबर ऑफ आइटम्स सेल किए हैं। तो टोहरी का फर्स्ट डे तो लाहौर का डबल है, लेकिन सेकंड डे उसका 75%, मतलब 3/4 है। तो सेकंड डे कितना होगा उसका? सेकंड डे बनेगा उसका 3/4 ऑफ 50/x। ये मेरे पास बन गया 75/2x। ठीक है जी, 75/2x। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। इसके बाद हमें बाकी का जो है इसी को देख के सेट को सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे बचा क्या, मुझे टोहरी की नंबर ऑफ आइटम्स नहीं पता कितनी है, यहाँ कितनी सेल की, यहाँ कितनी की, लेकिन इतना पता है कि इन दोनों का टोटल जो होगा वो 100 होगा। अब यहाँ पे आइटम सेल करनी है, वो कैसे आएगी? देखो आइटम सोल्ड, सक्सेस रेट कैसे दिया हुआ है? सक्सेस रेट इज नंबर ऑफ आइटम सोल्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ हाउस होल्ड विजिटेड। तो आइटम सोल्ड कितना होगा? सक्सेस रेट मल्टीप्लाइड बाय द हाउस होल्ड विजिटेड। ठीक है। तो अब फर्स्ट डे पे टोहरी का सक्सेस रेट कितना था? 100/x। और उसने कितने हाउस होल्ड विजिट किए? x-15। इतनी उसने जो थी आइटम्स सेल की हैं ऑन द फर्स्ट डे। सेकेंड डे पे उसका सक्सेस रेट था 75/2x। और कितने हाउस होल्ड विजिट किए उसने? x+15। तो ये उसका सेकेंड डे की आइटम सोल्ड है। दोनों का टोटल जो दे रखा है मुझे वो 100 दे रखा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 25 पे कैंसिल हो जाएगा, 4 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, 4 यहाँ हो गया। तो 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 यहाँ आएगा, सो 8x माइनस 120 यहाँ हो जाएगा आपके पास। 3 + 3x + 45 इज इक्वल टू 8x। 8x कैंसिल हो गया, सो ये हो गया 3x, और ये हो जाएगा 55 और 75 इज इक्वल टू 75। x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 25। So once we get the value of x which is 25, now the table can be कंप्लीटेड। ठीक है, इसके बाद टेबल भी कंप्लीट है, हमारा क्वेश्चन भी सेट भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू 25, मतलब यहाँ 25 हो गया, और यहाँ भी 25 हो गया। ठीक है, यहाँ हो गया 25 × 2 - 1 49। ठीक है, 49 यहाँ हो जाएगा, और 25 - 15 10 यहाँ आ जाएगा, और +15 यहाँ पे हो गया 30। सो 10 यहाँ हो जाएगा और 30 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, 13 40 माइनस टेक 25 + 15 होगा ना, 40 हो जाएगा यहाँ। और यहाँ कितनी आइटम सेल की है उसने फर्स्ट डे? फर्स्ट डे जो उसने आइटम सेल की थी देवर 100/x इंटू x-15। ठीक है ना, तो x की वैल्यू 25 है, तो 100/25 इंटू 10, ये हमारे पास 40 हो जाएगा। तो फर्स्ट डे आइटम उसने 40 सेल करी हैं, तो यहाँ पे सेल करेगा 60, क्योंकि टोटल उसने सेल की है 100। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेट। अब इसके बाद क्वेश्चंस हैं, वो हम आराम से इजीली मार्क कर सकते हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स मेट बाय टोरी, होकली एंड लाहौर ऑन द फर्स्ट डे। फर्स्ट डे पे देखो 25 + 49 74 + 10 करेंगे तो 84 बनेगा। तो फर्स्ट का आंसर आएगा 84। हाउ मेनी ट्रिक आइटम वाज सोल्ड बाय टोरी ऑन द फर्स्ट डे। सो टोरी ने फर्स्ट डे पे कितनी सेल की हैं? सेल कितनी की है उसने? तो सेल उसने की है यहाँ पे सोल्ड बाय टोरी, यस 40। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 40। उसने 40 यहाँ पे सेल की। नेक्स्ट कह रहा है हाउ मेनी हाउस होल्ड डिड लाहौर मीट ऑन द सेकंड डे। लाहौर ने सेकंड डे 25 हाउस होल्ड में मीट किया उसने, विच इज बिटवीन 21 एंड 29। हाउ मेनी हाउस होल्ड डिड टोरी मेट ऑन द फर्स्ट डे। टोरी ने फर्स्ट डे पे 10 हाउस होल्ड गया, वो आंसर मस्ट बी 10 और लेस। इनफैक्ट यहाँ पे लेस नहीं आना चाहिए था, चलो क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है यहाँ पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, आप ये कह सकते हो कि अगर आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन पढ़ी है और बाई चांस देखो, अगर किसी ने ये क्वेश्चन पहले पढ़ लिया, लेट्स से, ठीक है ना, किसी के पास ये क्वेश्चन पहले था, तो किसी ने अगर ये क्वेश्चन पहले पढ़ लिया तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इसमें क्लियर कट जो आंसर होगा वो होना चाहिए आपके पास ये वाला सेकंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने क्या बोला है, हमें फॉल्स ढूंढना है। कह रहा है अमंग द थ्री टोहरी हैड द हाईएस्ट सक्सेस रेट ऑन द सेकंड डे। ये तो पॉसिबल ही नहीं है,
क्योंकि हमें ये बोला गया था यहाँ पे कि टोहरी का सक्सेस रेट जो है सेकेंड डे में दैट वाज 75% ऑफ द लाहौर सक्सेस रेट। ठीक है ना, टोहरी का जो सक्सेस रेट है सेकेंड डे पे वो लाहौर का 75% है। अगर वो लाहौर का 75% है तो वो हाईएस्ट तो हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में। ठीक है ना, इसका मतलब आंसर इसका बन जाएगा ऑप्शन 2 अमंग द थ्री टोहरी हैड द हाईएस्ट सक्सेस रेट ऑन द सेकेंड डे। ये गलत है। ठीक है जी, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेट। ये जो सेट है ये हमारा बेसिकली डीआई बेस्ड सेट है। इसमें देखो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास जो फर्स्ट जो ये चार्ट है इसके अंदर रेवेन्यू और कॉस्ट की बात हो रही है। ठीक है, स्केल देखो यहाँ स्केल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 40 60 80 100 120। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 20 40 चल रहा है। तो पहला जो है ये रेवेन्यू की बात कर रहा है और कॉस्ट की बात करता है। जैसे यहाँ पे ए का रेवेन्यू कितना है 60 करोड़, और ईयर की बात हो रही है तो ईयर यहाँ पे 2021 है। तो ए का 2021 में रेवेन्यू जो आ रहा है 60 करोड़ आ रहा है, जबकि उसकी जो कॉस्ट थी, कॉस्ट हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी, तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट इसके मिड में जाके सेट होती है। ठीक है ना, तो वो 30 के आसपास आएगी। 60 की रेवेन्यू था, 30 की कॉस्ट थी, तो आप यहाँ से कह सकते हो जो ए का प्रॉफिट था 2021 में वो दोनों का डिफरेंस 30 था। ठीक है जी, और यही चीज आपके पास बाकी भी कंपनीज के लिए है। जैसे यहाँ बी की बात करें, बी का 2020 में जो रेवेन्यू था वो 90 था, और जो इसकी कॉस्ट थी इस तरफ देखेंगे तो वो 40 थी। तो 90 माइनस 40 जो है वो हमारे पास 50 करोड़ का इसका प्रॉफिट आ जाएगा, एंड सो ऑन। सेकंड जो है ये क्या बता रहा है, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये नंबर आपको दिखा रहा है कितने एम्प्लॉयज यहाँ पे थे और कितने न्यू हायर किए। तो आप ये कह सकते हो 2019 में पहले 150 थे, ठीक है, और उस साल 20 और हायर किए। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कंपनी बी हैड 250 एम्प्लॉयज एट द स्टार्ट ऑफ 2021। सेकंड प्लॉट shows the number of employees employed by the company at the start of each of these year as well as the number of employees new employees hired each year। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर उसने एग्जांपल में बोला है बी के 2021 में 250 एम्प्लॉयज थे, तो बी के 2021 में यहाँ पे 250 एम्प्लॉयज थे एट द स्टार्ट ऑफ द 2021, और इसी साल के अंदर कंपनी ने 30 नए एम्प्लॉयज को जो था वो ज्वाइन करवाया। राइट, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। इसके बेसिस के ऊपर हमें ये 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन वन बाय वन। सो दिस इज द फर्स्ट वन। अब मैंने यहाँ पे एक ही चार्ट रखा है, रीजन बीइंग के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ही चार्ट चाहिए हमें। यही फर्स्ट वाला चार्ट चाहिए रेवेन्यू और कॉस्ट का, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कंसीडरिंग ऑल द 3 इयर्स व्हिच कंपनी हैड द हाईएस्ट एनुअल प्रॉफिट। सो देखो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट जो था वो था रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ठीक है, अगर एक तो ये कि हम फटाफट से यहाँ पे चारों कंपनीज के रेवेन्यू और कॉस्ट को देख के 2019, उसने बोला है कंसिडरिंग ऑल द 3 इयर्स, तो हमें सारे जो ईयर्स हैं वो कंसिडर करने पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, अब यहाँ ना एक चीज नोटिस करना, वैसे आप अगर आप इस लाइन को ड्रॉ कर लोगे ना, अगर इस लाइन को ड्रॉ करोगे आप, इसके ऊपर बाद में आऊंगा मैं वैसे में। ठीक है, इस लाइन को अगर आप ड्रॉ करोगे तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पे इस पॉइंट पे रेवेन्यू भी 20 है, कॉस्ट भी 20 है, मतलब प्रॉफिट 0 है। इस लाइन पे भी ये सेम चीज है, इस लाइन पे भी प्रॉफिट 0 है, इस पॉइंट पे प्रॉफिट 0। मतलब मैंने जो ये लाइन ड्रॉ की है डॉटेड लाइन, इस लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे जो प्रॉफिट होगा वो 0 होगा। इस लाइन से ऊपर जाएंगे तो कॉस्ट बढ़ रही है तो प्रॉफिट नेगेटिव, मतलब लॉस है, मतलब कंपनी डी ने यहाँ पे लॉस कमाया है। ठीक है, इसका यहाँ पे लॉस है, और इस तरफ को इनके प्रॉफिट चल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से आप कह सकते हो कि सी का 2021 का प्रॉफिट सबसे ज्यादा है। तो एक तो इस क्वेश्चन को आप वैसे ही थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो, अगर आपको ये पूरी वैल्यूज नहीं लिखनी है तो आप एक चीज नोटिस करो कि ए की 19 की वैल्यू ये वाली है, 20 की वैल्यू ये वाली है, 21 की वैल्यू ये वाली है। ठीक है ना, जो जिसमें से एक लाइन बिल्कुल, एक तो बिल्कुल इस 0 लाइन के क्लोज है। ठीक है, और ये इसका गैप और इसका गैप ऑलमोस्ट बराबर है, ये थोड़ा सा इसका ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पे अब बी को देखूं, इसको अगर मैं बी से कंपेयर करूं अब, तो बी की वैल्यू ये तो बिल्कुल लाइन के ऊपर आ गई, जस्ट लाइक ए। ठीक है ना, बी की ये वैल्यू जो है आप कह सकते हो कि ए से यहाँ पे है। ठीक है, और ए की तीसरी वैल्यू यहाँ पे है, बी की ये वाली ज्यादा है।
हो सकता है जो बी का रेवेन्यू हो वो ए से ज्यादा हो, पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा वैसे हिट एंड ट्राई लगाएंगे तो ये वैल्यू की एक कंपैरेटिवली काफी ज्यादा चल रही है, ए की कॉस्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, 20-22 करोड़ 25 करोड़ 20-30 करोड़ का फर्क पड़ रहा है यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट में। तो ये वैल्यू बी के लिए ज्यादा बन रही है, ये ऑलमोस्ट बराबर वैल्यू चल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि बी का रेवेन्यू हो सकता है ए से ज्यादा हो। और अगर सी की बात करूं, सी की तो यहाँ वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है, सी की वैल्यू यहाँ पे भी ज्यादा है, सी की वैल्यू ये वाली ए से यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, सी की वैल्यू ये वाली और ये वाली, थोड़ा सा यहाँ पे फर्क पड़ सकता है, तो बट क्योंकि सी ने यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप दे दिया है तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली आंसर जो होना चाहिए वो सी होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम एग्जाम में बैठे हैं तो इस चीज अच्छा डी को हम चेक ही नहीं करेंगे, रीजन बीइंग डी का एक साल में लॉस हुआ है, ठीक है, और बाकी अगर ईयर्स देखेंगे तो डी की वैल्यू सी से डेफिनेटली कम ही चल रही है, सी यहाँ बैठा है, डी यहाँ बैठा है, डी यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, तो बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सो डी को तो बेसिकली चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर मेरे ख्याल से सी होना चाहिए। बाकी क्योंकि हम एग्जाम में बैठे हैं तो ठीक है, दिख रहा है हमें ये चीज, लेकिन फिर भी अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो थोड़ा सा हमें कॉशियस रहना पड़ेगा, तो बेटर ये है कि एक बार आप वैल्यूज को निकाल के देख लें, ठीक है। अब ए में देखा जाए, देखो ए की वैल्यू यहाँ पे रेवेन्यू की आ रही है, बिल्कुल मिडिल में चल रही है 90, और यहाँ पे आ रहा है ये देखो, यहाँ पे ना 80 85 90 95, ये यहाँ पे गैप 5-5 का है, ठीक है, तो यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 85 है, तो डिफरेंस हो गया 5 का, ये 19 की बात होगी। 20 में यहाँ पे फिर 90 है, और यहाँ पे आप कह सकते हो 65 है, तो यहाँ 25 हो गया। 21 की बात करें तो यहाँ पे 60 है, और ये बिल्कुल मिड में चल रहा है 30, 60 माइनस 30 30 हो गया, तो यहाँ पे टोटल कितना बन गया इसका, 60 करोड़ बन गया। ऐसे बी को चेक कर लेते हैं अब फटाफट से, देखो ये अगर बिना टेबल बनाए या बिना जो मैंने पहले बताया वो भी ना करें, हम हिट एंड ट्रायल ना भी करें, तब भी मतलब वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल नहीं है यहाँ पे। अब बी की 19 की वैल्यू देखो, यहाँ 100 चल रही है, यहाँ 100 है, और यहाँ आप कह सकते हो कि ये वैल्यू अराउंड 70 से तो ऊपर चल रही है, 75 के आसपास चल रही है, ठीक है, 75 के आसपास, और यहाँ 100 है, ठीक है, 75 ये चल रही है, ये जो वैल्यू यहाँ पे अगर इस तरह को देखेंगे आप तो ये वैल्यू अराउंड 75 जाएगी आपकी, ठीक है। और क्योंकि ये ऑब्वियसली बात है मिडिल से तो ऊपर है, मिडिल 70 पे जाएगा, उससे तो वैल्यू ऊपर चल रही है 75, और यहाँ रेवेन्यू 100 है, 100 माइनस 75 ये 25 हो गया। और नेक्स्ट ईयर देखते हैं, बी को 20 पे देखते हैं, तो ये मेरे पास 90 बन रहा है, यहाँ 40 बन रहा है, तो 90 माइनस 40 50 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखते हो अगर आप इसको, तो ये 30 है, और ये भी इनफैक्ट ये तो पूरा इस लाइन के ऊपर ही जा रहा है ना, 30 यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ 50 था, आई थिंक 50 था ये वाला, हाँ जी, 90 और 40 50 था, और यहाँ 0 हो गया, तो ये कितना हो गया, 75 बन गया। अब सी चेक करते हैं, सी के लिए सबसे पहले अगर यहाँ देख लें 19 की वैल्यू देखेंगे, तो ये वैल्यू कितनी चल रही है, आप कह लो ये 30 से नीचे है, तो ये 25 होगी, 25 और 20, ठीक है, 5 बच गया। और यहाँ पे कितनी आ रही है, ये 70 है, ये 60 है, तो ये 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ गैप बहुत ज्यादा है, ये 100 है, और ये बिल्कुल मिड में है 30 पे, 100 माइनस 30, यहाँ पे इसने 70 दे दिया, 70 प्लस 10 80 प्लस 5 85, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू 85 सी के लिए आ रही है, तो कंपनी सी विल बी माई आंसर। डी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डी की वैल्यू यहाँ नेगेटिव चल रही है, और यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सी से कम चल रहा है, यहाँ भी और यहाँ तो नेगेटिव चल रहा है, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया है इसलिए इतना टाइम लगा है, अदरवाइज अगर आप सिंपल वैल्यूज लिख के आप सॉल्व करोगे तो इतना टाइम इस क्वेश्चन पे नहीं लगने वाला। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब कह रहा है विच ऑफ द फोर कंपनीज एक्सपीरियंस्ड द हाईएस्ट एनुअल लॉस इन एनी ऑफ द ईयर्स, एनी ऑफ द ईयर्स की बात हो रही है, किसी भी साल के अंदर किस कंपनी का सबसे ज्यादा लॉस हुआ है। देखो वो मैंने पहले बताया आपको कि अगर आप ये लाइन ड्रॉ करते हो तो इस लाइन के ऊपर जो प्रॉफिट है वो 0 है, इस लाइन के ऊपर जाएंगे एक ही कंपनी दिख रही है डी, जो लॉस में बैठी है, ठीक है, तो आंसर 4 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन 4 आपका आंसर बन जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास बोला गया रेशियो ऑफ कंपनीज एनुअल प्रॉफिट टू इट्स एनुअल कॉस्ट इज द मेजर ऑफ इट्स परफॉर्मेंस, which of the following four companies had the lowest value of this ratio in the year 2019। ठीक है जी, अब 19 की बात हो रही है,
कंपनीज ABCD सबकी बात करते हैं, तो हमें यहाँ सिर्फ 19 के लिए वैल्यू चेक करनी है। रेशियो ऑफ कंपनीज एनुअल प्रॉफिट टू एनुअल कॉस्ट, तो बेसिकली मुझे प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट देखना है, वो भी सिर्फ 19 के लिए। अब ए में हम काउंट कर चुके थे, पहले भी काउंट किया हुआ था, यहाँ पे ये 90 है और ये 85 था, तो यहाँ जो 85 वैल्यू आ रही है, तो प्रॉफिट जो आ रहा है सिर्फ 5 का आ रहा है और डिवाइड बाय 85, ठीक है। बी के लिए 19, हमें सिर्फ ब्लू ट्रायंगल देखनी है, 100 यहाँ पे चल रहा है और यहाँ हम देखा था 75 था, तो प्रॉफिट वाज 100 माइनस 75, 25 का प्रॉफिट अपॉन 75। दिस इज सी के लिए क्या चल रहा है, ये वैल्यूज 19 के लिए, सी 19 यहाँ पे है ना, तो सी की वैल्यू कितनी चल रही है, ये हमारे पास था 30 से आधा 25 और ये 20, 5 का प्रॉफिट है 20 के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर, बिल्कुल 20 के ऊपर, ठीक है जी। और डी की वैल्यू 19 की, डी की वैल्यू ये चल रही है 50 और 40, तो 10 का प्रॉफिट है 40 के ऊपर। तो देखो ये वैल्यू सीधी 1/4 है, 25% चल रही है, ये 1/4 है, ये 25% है, ये 1/3 है, ये 33% है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे जाएंगे तो ये 1/17 है, तो दिस इज समथिंग लाइक 5.8% के अराउंड इसके, ठीक है। तो ये बहुत छोटी वैल्यू है। पूछा क्या हुआ है, लोएस्ट वैल्यू पूछी है, तो आंसर ऑप्शन 4 बन जाएगा आपका। अगेन नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या रहा है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लॉस्ट इन 2019 एंड 20 वाज द लीस्ट फॉर। अब मैं ये बोलूंगा कि सेट के अंदर टोटल 5 क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा नहीं थी, सेकंड में नहीं थी, थर्ड में नहीं थी। ये क्वेश्चन जो है ये मुश्किल नहीं है, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, लेकिन अगर मैं देखो एग्जाम को साथ में रख के देखूंगे, मुझे सिर्फ वहां पे एक सेट तो करना नहीं है, मुझे और भी देखना है, तो उस हिसाब से अगर मैं जाऊंगा तो ये जो क्वेश्चन था इसको आप एक बार के लिए स्किप कर सकते थे, क्योंकि 5 में से अगर 4 भी हो रहे हैं तो मोर देन एनफ है वो चीज, ठीक है, क्योंकि और भी सेट हमें करने होते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा ये वाला क्वेश्चन मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा आप कह सकते हो कि टाइम ज्यादा लेगा एज कम्पेयर टू द अदर 4 क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लॉस्ट, हमें लॉस निकालना है, किस कंपनी के लिए ऐसा सबसे ज्यादा सबसे कम हो रहा है, ठीक है। अब ए कंपनी की बात करते हैं पहले, 19 और 20 की बात हो रही है। देखो ए कंपनी, अब इसके लिए मुझे सेकंड वाला ग्राफ चाहिए था, फर्स्ट वाला नहीं चाहिए था, तो मैंने सिर्फ सेकंड ग्राफ रखा है यहाँ पे। ए के पास 150 एम्प्लॉइज थे स्टार्टिंग में, 20 ऐड किए, तो 170 होने चाहिए थे। ये 2019 की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन 2020 में क्या हुआ, 2020 में है कितने हैं, 150 से थोड़ा सा नीचे, ठीक है, 140, 140 एम्प्लॉइज है यहाँ पे। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे 30 का लॉस हो गया 2020 में, ठीक है। 30 का लॉस यहाँ पे हो गया, 150 पहले थे, ठीक है, 150 पहले एम्प्लॉइज थे ये वाले, 20 इन्होंने और ऐड किए ये वाले, ठीक है, तो टोटल 170 हो गए। लेकिन जब 2020 आया तो 140 रह गए, मतलब 30 का लॉस यहाँ पे हो गया। अब 120 में सॉरी 2020 में कितने एम्प्लॉइज इन्होंने और ऐड किए यहाँ पे। अब देखो ये वैल्यू जो है ना, ये बिल्कुल मिड में है, मैं यहाँ पे लाइन बिल्कुल नहीं बना पा रहा सीधी, लेकिन ये वैल्यू बिल्कुल मिड में है 30 और 40 के, तो मतलब ये 35 एम्प्लॉइज इन्होंने और ऐड किए, तो टोटल हो गए 175, ठीक है। लेकिन 2021 में कितने रह गए, 2021 की बात करें तो ए में वो रह गए 150, तो 150 यहाँ पे रह गए, ठीक है। तो 25 का लॉस यहाँ पे हो गया, तो टोटल 30 और 25, मैं कह सकता हूँ कंपनी ए के लिए जो लॉस है वो 55 का है, ठीक है। ऐसे हम कंपनी बी देखते हैं, सी देखते हैं और डी देखते हैं। कंपनी बी, कंपनी बी में ये वाली 90 में थे, 200 से जस्ट ऊपर, आप कह सकते हो कि 210 थे, ठीक है, 210 थे ये वाले, 210 थे। तो और इस साल कंपनी ने 35 नए एम्प्लॉइज ऐड किए, ठीक है। यहाँ देखो ये वैल्यू बिल्कुल इसके मिड में आ रही है ना, 35 और ऐड किए, तो टोटल होने चाहिए थे 245। लेकिन 2020 में है कितने हैं, 2020 में देखो 250 से नीचे हैं, 250 से नीचे मतलब 240 रह गए यहाँ पे, तो 240 का मतलब यहाँ पे 5 एम्प्लॉइज इनके कम हो गए। और उसके बाद इन्होंने 2020 में 45 एम्प्लॉइज और ऐड किए, तो बन गए 285। लेकिन अगर 2021 देखोगे आप, तो 2021 में एम्प्लॉइज रह गए इनके पास सिर्फ 250, ठीक है, तो 250 एम्प्लॉइज यहाँ पे रह गए इनके पास, तो मतलब 35 एम्प्लॉइज यहाँ पे इनके कम हुए, ठीक है। तो टोटल देखा जाए तो बी कंपनी में 40 एम्प्लॉइज का लॉस हो रहा है। अब आते हैं सी के ऊपर, यही पे लिख लेते हैं सी को।
सी, ये यहीं पे देख लेना आप, ठीक है। सी कंपनी में 2019 में थे 325, और इन्होंने ऐड कितने किए, 45 ऐड किए इन्होंने, तो इनके बन गए 370, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट ईयर देखा जाए तो फिर कितने थे, अगेन 325 ही थे, ठीक है, फिर से 325 थे। तो यहाँ कितने हो गए लॉस, 45 लॉस यहाँ पे हो गया। फिर अगले साल इन्होंने 2020 में फिर 40 एम्प्लॉइज और जोड़े, ठीक है, तो बन गए 365। अब 365 तो 2020 में थे, 21 में कितने रह गए, 21 में रह गए फिर से 325, तो मतलब 40 का यहाँ लॉस हुआ। तो टोटल लॉस यहाँ पे जो हो रहा है वो 85 का हो रहा है कंपनी सी के लिए। ऐसे कंपनी डी देखते हैं आप। डी कंपनी में 19 में थे 400 एम्प्लॉइज, ठीक है, 400 थे, 30 इन्होंने और ऐड किए, तो इनके पास बन गए 430। ये तो 2019 के बाद है। 2020 में कितने रह गए इनके पास, 2020 में इनके पास 400 से ऊपर 410 रह गए, ठीक है, तो 20 का लॉस यहाँ पे हो गया। अब यहाँ इन्होंने 35 और ऐड किए, तो 435 हो गए। अब 435 जब हुए तो, सॉरी 445, क्या कर रहा हूँ, 35 प्लस 10, 445 हो गए इनके पास, ठीक है। लेकिन 2021 में रह कितने गए, वो फिर 400 रह गए, ठीक है ना, 400 यहाँ पे रह गए, तो 45 का लॉस यहाँ पे हुआ। टोटल इनका लॉस हुआ 65 का। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर जो लॉस हुआ है इन दोनों ही ईयर्स के अंदर, वो सबसे कम किसके लिए है, तो सबसे कम देखा जाए तो कंपनी बी के लिए है, जो 40 का लॉस था, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेट के ऊपर। अब इस सेट के लिए दोनों ही ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। सो यहाँ कह रहा है प्रॉफिट पर एम्प्लॉय इज द रेशियो ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट टू इट्स एम्प्लॉय स्ट्रेंथ, ठीक है। एंड फॉर दिस पर्पज द एम्प्लॉय स्ट्रेंथ क्या लेके चलेंगे हम, दैट इज द एवरेज ऑफ द एम्प्लॉय स्ट्रेंथ एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर एंड द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो मतलब अगर 2020 की बात कर रहे हैं तो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ क्या होगी, 2020 की के स्टार्ट की एम्प्लॉय स्ट्रेंथ और 2021 के जो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है उसका एवरेज, ठीक है, अगले साल का के स्टार्ट में और उस साल के स्टार्ट में जो एम्प्लॉयज है उनका एवरेज। नाउ विच द फोर कंपनीज हैड द हाईएस्ट प्रॉफिट पर एम्प्लॉय। अब देखो ध्यान रखना, यहाँ पे जो पूछा गया है 2020 के लिए पूछा गया है। 2020 में डी ने तो लॉस दिया था, इसका मतलब डी डी को चेक करने की तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब ए बी सी को चेक करते हैं, ए की वैल्यू क्या आएगी, ए का 2020 में प्रॉफिट कितना है, पहले तो ना प्रॉफिट टू द एम्प्लॉय स्ट्रेंथ की बात हो रही है। तो 2020 में यहाँ 90 वैल्यू आ रही है, ठीक है, यहाँ वैल्यू आ रही है आपके पास 65, तो 90 माइनस 65 मतलब 25 करोड़ का प्रॉफिट था। और ए के एम्प्लॉयज की बात करूं तो 2020 में जो है वो है 140, ये वैल्यू आप लेके चल सकते हो 140, और 21 में है 150, ये 150 है, एवरेज कितनी आएगी 145। अब आते हैं बी पे, कंपेयर इनको बाद में कर लेंगे हम, ठीक है। बी पे देखते हैं हम, बी में यहाँ पे है 90 और यहाँ 40 है, तो ये हो गया 50 का आपके पास प्रॉफिट। और बी के 2021 में प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे ये वैल्यू आप लेके चल सकते हो 240, और ये वैल्यू आपकी आ रही है 250, तो एवरेज इनकी आ जाएगी 245। और सी कंपनी को देखें तो सी का रेवेन्यू, आ जाओ जी सी पे आते हैं। सी का रेवेन्यू 2020 में, 2020 ये वाला 70 और 60, तो 10 का गैप हो गया, डिवाइड बाय सी। अब तीनों ईयर्स में सेम ही चल रहा है तो 325, ठीक है जी। डी चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि डी में लॉस हो रहा था। अब पूछा गया है कि हाईएस्ट प्रॉफिट पर एम्प्लॉय कहाँ पे है। देखो हाईएस्ट प्रॉफिट मतलब इसको देखूंगा तो ये तो 1/32 के आसपास आ रहा है, तो इसको तो छोड़ दो, भूल जाओ इसको, ठीक है ना, ये होगा नहीं। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे नीचे 250 होता ना तो ये एग्जैक्टली 1/5 होता, एग्जैक्टली 20% होता। अभी 245 है तो मतलब ये 20% से ज्यादा है, ठीक है जी। यहाँ पे अगर नीचे 150 होता तो ये एग्जैक्टली 1/6 होता, 16% होता। अभी ये 16% से थोड़ा सा ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है ये 16% से थोड़ा सा ज्यादा है, ये 20% से थोड़ा, ये 20% से ज्यादा है, तो ऑप्शन बी मेरा, कंपनी बी मेरा आंसर बनेगा, विच इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। सो इसका आंसर बनेगा कंपनी बी के लिए सबसे ज्यादा बनेगा ऑप्शन 3,
ठीक है जी, सो आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन. यस, सो आई होप ये चारों सेट्स जो इस पेपर के थे वो आप सबको क्लियर है अब. एंड इफ यू वांट टू get more information about the DILR, or if you are preparing for CAT and you need more such videos, you can join our Facebook group, you can subscribe to our YouTube channel, as well as you can join our Telegram group. The links for the same, they are given in the description. Thank you to all.